आपको बताएं, फैसलाबादियों को सेहत के शोबे में मिलेंगी बेहतर सहूलियात। महकमा सेहत इंतजामिया ने जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के लिए 25 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया। वेंटिलेटर, डायलिसिस और एनेस्थीसिया समेत दीगर मशीनें खरीदी जाएंगी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबादियों को सेहत के शोबा में मिलेंगी बेहतर सहूलियात। महकमा सेहत इंतजामिया ने जनरल अस्पताल शहीद कॉलोनी के लिए 25 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया। वेंटिलेटर, डायलिसिस और एनेस्थीसिया समेत दीगर मशीनें खरीदी जाएंगी। अज़ादार हुसैन से बात कर लेते हैं। जी अज़ादार, बताइएगा, अच्छा फैसला सामने आया है। आज बिल्कुल हसीब शहीद कॉलोनी और गिरदोनवा के मकीनों के लिए सेहत से मुतल्लिक अच्छी खबर है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की मशीनरी खरीदने का जो है फैसला कर लिया गया है। कौन कौन सी मशीनरी शामिल है, कौन कौन से शोबा अमराज शामिल हैं जो कि मुकम्मल तौर पर फाल हो सकेंगे, हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर काशिम महमूद कम्बोसा मौजूद, हमसे जानते हैं। जी सर, बताएं कब तक मशीनरी खरीद ली जाएगी और कौन कौन से शोबा अमराज फाल होंगे, कौन कौन सी मशीनरी शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा मंसूबा है फैसलाबाद के शहरियों की सेहत के हवाले से, जो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। और अब उसके लिए हमने मशीनरी और जो उसके इक्विपमेंट हैं वो सारा कुछ परचेज़ करना है। तो इसके लिए हमारे पास फंड्स भी अवेलेबल हैं और हमने इसकी अब टेंडर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम आईसीयू और तमाम जो मशीनरी है उससे रिलेटेड वो चीज़ें, ब्लड बैंक की फैसिलिटी होगी, डेंटल डिपार्टमेंट होगा और पेशेंट के लिए तमाम किस्म के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल होंगे। आईसीयू यहाँ पे होगा और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होगी। वेंटिलेटर से लेकर जो भी जदीद तरीन मशीनरी लोगों को इलाज मुआलजे के लिए चाहिए होगी वो इस हॉस्पिटल में जदीद तरीन मशीनरी उनको मुहैया किया जाएगी। और ये तमाम सहूलियात और तमाम सामान अनकरीब परचेज़ किया जाएगा ताकि इस हॉस्पिटल को मार्च से सेक्रेटरी साहब की और डीसी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक फुली फंक्शनल किया जा सके। अच्छा, बिल्कुल साल 2023 के मार्च में जो था ये अस्पताल मुकम्मल तौर पे फाल करने की 2023 तक अस्पताल मुकम्मल फाल करने की नवीद सुना दी गई है। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रक नंबर 215 रेबे ककवाना के बासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ककवाना सड़क के लिए 19 करोड़ 45 लाख के फंड्स मंजूर। कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर महकमा हाईवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सड़क की बहाली का जिम्मा महकमा हाईवे फैसलाबाद के सपुर्द। आपको बताते चलें, ट्रक नंबर 215 रेबे ककवाना के बासियों के लिए अच्छी खबर है। बात करेंगे, इमरान असलम से मौजूद है हमारे साथ। इमरान, बताइएगा, अच्छा इकदाम है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रक नंबर 215 ककुआना के वासियों के लिए अच्छी खबरी है। कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पर ककुआना में 5 किलोमीटर से ज्यादा सड़क के लिए 19 करोड़ 45 लाख के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। कमिश्नर की हदायत पर महकमा हाईवे की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सड़क की जो तमीर और मरम्मत का जिम्मा है वो महकमा हाईवे सर अंजाम देगा और महकमा हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद किया गया है वह जून 2023 तक सड़क की तमीर और मरम्मत के काम सर अंजाम दें। ये रोड जो है वो अरसा दराज से इंतवा का शिकार था, जिसके लिए 19 करोड़ 45 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। एक और अच्छी खबर सामने आई है झंग से। शहरियों के लिए अच्छी खबर है। जिला काउंसिल की जानिब से 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 48 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू करने का ऐलान किया गया है। प्रोजेक्ट्स में जिला काउंसिल के हदूद में सड़कें, गलियां, सोलिंग और सीवरेज के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। तरक्याती मंसूबों पर काम रवा माह ही शुरू किया जाएगा, जबकि माली साल के इख्तिताम से कबल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। अवैस खान से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस खान, अच्छी खबर सामने आई है। बिल्कुल, जंग में काश्तकारों में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और पैदा में बेहतरी के हवाले से जो है पैदावारी मुकाबला जात का इनेकाद की मुमकिन किया जा रहा है, जिसमें महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम, कनौला, कमाद के फसलों के ऊपर जो है पैदावारी मुकाबले करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर से मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, पैदावारी मुकाबले करवाए जा रहे हैं इन फसलात के, जो है कितना समझते हैं फ़ायदेमंद साबित होते हैं ये मुकाबला जात काश्तकारों के दरमियान? बिस्मिल्लाह। देखिए, ये मुकाबला जो कंपटीशन, इसमें जो है एक तरह का जज्बा पैदा होता है, फार्मर को अपने ऊपर भरोसा पैदा होता है कि मैं एक साइंसदान हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, अच्छा ग्रोवर हूँ, तो उसमें हम साथ उसकी तैयारी करवाते हैं। अब हमारे गन्ने के, शुगर केन और गंदम, कनोला उसके मुकाबले जारी हैं। शुगर केन का अभी हमने जो है प्रोसेस कंप्लीट किया है, अब वो उस दरखास्तों का मरहला मुकम्मल हो गया
अब इलाके में जाएंगे, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी जो है वो हम पैमाइश करेंगे, उसके गन्ने का काद काठ वजन वो सारा, उसके बाद फिर फाइनल कटाई होगी, कटाई का वजन होगा। हम थोड़ा एक सैंपल होता है जिस तरीके से हम लेते हैं, उस तरीके से अब हमने गंदम की भी दरख्वास्तें वसूल करनी है और कनोले की दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। जो लोग जिन्होंने कनोला जो है वो 3 एकड़ का ब्लॉक इकट्ठा है, ये 3 से ज़्यादा है, 5 एकड़ है, 10 से है, वो शामिल हो सकते हैं। उसमें लाखों रुपए के इनामात और ये एक अच्छा रुझान है। इस तरीके से हमने गंदम का भी प्लान किया है और इस तरह के ज़मींदार हमने तैयार करने शुरू कर दिए जो अपना हर ग़िज़ा दे रहे हैं उसको। पौधे भी एक तरह की जिंदा चीज़ें, उनको जितनी ग़िज़ा देंगे उतनी हम पैदावार लेंगे। तो पिछली दफ़ा भी हमारा जो गंदम का ज़मींदार था वो पंजाब लेवल पे फट है। बहुत शुक्रिया उवैस खान अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, झंग डिवीजन भर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम जारी है। फंड्स के मुतनासिब हसूल और फंड्स के इस्तेमाल में झंग सबसे आगे है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बताइएगा रमजान, मजीद फंड्स के हवाले से। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर डिवीजन भर में 1 खरब 75 अरब रुपए से जायद की जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत स्कीमें जो है वो चल रही हैं, जिनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 557 है। इनमें से 354 वो स्कीमें हैं जो कि पिछले सालों से चली आ रही हैं और उनकी मजमूई मिकदार 1 खरब 21 अरब रुपए है। अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो इनमें जो 28 अरब रुपए की स्कीमें हैं उनमें से लगभग 20 अरब जो है वो झंग को जारी हो चुका है और इस हवाले से फंड्स लेने में झंग जिला जो है वो सबसे आगे नजर आ रहा है। लेकिन अगर चनयोट, फैसलाबाद, जो टेक सिंह की बात करें तो वो इस सूरत हाल में इनसे बहुत पीछे हैं और डिवीजन भर में 68% फंड जो है वो सर्फ हुए हैं झंग के अंदर, जबकि टोबा टेक सिंह में और चनयोट में और फैसलाबाद में सिर्फ इन फंड्स की मिकदार जो है वो 22% से लेकर 33% है। इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो जो नए साल की एलोकेशन है उसमें भी जिला झंग जो है वो सबसे आगे है और सबसे कम एलोकेशन जो है वो फैसलाबाद जिला को हुई है और इस एलोकेशन में जो सबसे कम फंड जो है वो लेने वाला जिला भी जो है वो जिला फैसलाबाद है। मजमूई तौर पर अभी तक 11 अरब रुपए में से 7 अरब रुपए जो है वो जिला फैसलाबाद के लिए जारी किए गए हैं। टोबा टेक सिंह अपनी पूरी रकम जो है वो लेने में कामयाब हुआ है और जिला चनयोट जो है उसमें ये रकम जो है वो 96% जारी हुई है। जिला झंग के अंदर मजमूई तौर पर 94% जो है वो मजमूई एलोकेशन के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल में नजर ये आ रहा है कि जिला फैसलाबाद को जो है वो पीछे या तो रखा जा रहा है या उसकी फंड्स की एलोकेशन करने के बावजूद रिलीज ना होने के सबब बहुत सी बड़ी स्कीमें जो हैं वो रुकी हुई हैं। इनमें ना सिर्फ रोड सेक्टर की स्कीमें हैं, इसके अलावा वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, सिवरेज की स्कीमें हैं और इसके साथ साथ जो गली मोहल्लों के मुख्तलिफ छोटे मंसूबे हैं वो भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें फंड्स की एलोकेशन और उनकी रिलीज के हवाले से झंग में टोबा को मुकम्मल फंड्स की फ्राहमी की गई, फैसलाबाद को सबसे कम फंड्स मिले। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। झंग समेत पंजाब भर में महकमा हायर एजुकेशन ने 79 एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की दे दी। गवर्नमेंट कॉलेज आदेवाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर, डॉक्टर मुख्तार हुर और डॉक्टर इमरान अनवर को तरक्की मिल गई है। प्रोफेसर्स को उनके रेगुलर कैडर के तहत ग्रेड 20 में काम जारी रखने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताते चले, झंग समेत पंजाब भर में महकमा हायर एजुकेशन ने 79 एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की दी है। गवर्नमेंट कॉलेज आदेवाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर, डॉक्टर मुख्तार हुर और डॉक्टर इमरान अनवर को तरक्की मिल गई है। प्रोफेसर्स को उनके रेगुलर कैडर के तहत ग्रेड 20 में काम जारी रखने की हिदायत जारी की गई है। अब आपको बताएं, एक तरफ हुकूमत का 1 लाख रुपए तक की एलसी की इजाजत तो दूसरी जानब बैंकों का एलसी खोलने से इनकार। सनतकार कहते हैं जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत ने हमसे कारोबार करने के तमाम मौके छीन लिए हैं। कारोबार के लिए अब मुल्क का माहौल साजगार नहीं रहा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। शराज, बताइएगा इस हवाले से। कि 2 बयान हैं। एक हुकूमत का बयान है जिसमें कहा जा रहा है कि $1 लाख तक की एलसी खुलवाई जा सकती है और दूसरी जानिब बैंक जो हैं वो एलसी खोलने से इनकार कर रहे हैं।
اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کوئی LC نہیں کھول سکتے، جس کے درمیان میں ان دونوں فیصلوں کے درمیان میں جو ہے اس وقت تاجر حضرات، انڈسٹریلسٹ اور کاروباری حضرات جو ہے وہ پس کر رہ گئے ہیں۔ کاروبار کریں تو کیسے کریں؟ ایک انڈسٹری کا پارٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹ کے اوپر۔ ہمارا آئل، ہماری پولٹری، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مصنوعات، کون سا ایسا کاروباری شعبہ ہے جو متاثر نہیں ہوا؟ اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بھلی صاحب، اس وقت تاجر کیا سمجھ ہے، انڈسٹریلسٹ کیا سمجھ ہے، آگے فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں حکومت کہہ رہی ہے $1 لاکھ کی اجازت ہے؟ کیوں بینک ہماری ایلسیاں نہیں کھول رہے؟ اس کے درمیان میں کیا اس میں سائنس ہے، کیا سازش ہے، کیا معاملات ہیں؟ ہماری ہر چیز جو ہے سٹک ہوئی پڑی ہے۔ اگر سویابین کو دیکھ لیں، اس کی وجہ سے اگر ہماری پولٹری کی صنعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ہماری آئل فیکٹریز جو ہیں وہ بھی جو ہو رہی ہیں۔ ہماری خوراک انسانوں کی بھی اور ہماری پرندوں کی بھی، جو ہمارا مین سورس ہے اس وقت خوراک کا، اور سستا ترین سورس ہے پولٹری ہماری۔ پہلے ہی ہم امپورٹ کے اوپر بیسڈ ہیں سارے، ہم تو سارے کا سارا جو ہمارا پلسز ہیں وہ بھی باہر سے ہی آتے ہیں، اوپر سے ہمارے پارٹس سارے وہ جو ہیں وہ بھی باہر سے آتے ہیں، کیمیکل کا اور ہماری میڈیسن کا سارا را مٹیریل باہر سے آتا ہے۔ ہم ڈالر بچا رہے ہیں لیکن ڈالر پھر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈالر بچا لیں، انسانی جانوں کی قیمت پہ تو ڈالر نہیں نہ بچانا چاہیے، کہ کیا انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کو داؤ پہ لگا کے ڈالر بچانا ہے؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت شکریہ شہراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ درآمدی پابندیوں سے برآمدی سیکٹر کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ 3 مہینوں تک درآمدات پر پابندیوں نے صنعت کاروں کے ہوش اڑا دیے۔ را مٹیریل اور اسپیئر پارٹس ختم ہونے سے صنعت کاروں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور نے درآمدات بند کرنا حکومت کا غلط فیصلہ قرار دے دیا۔ بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس سے کتنا نقصان ہے اور کتنے مسائل پیدا ہوں گے؟ جی بالکل، مارکیٹ میں ایک بہت اہم اور بڑی چیز اس وقت گردش کر رہی ہے کہ 1 جنوری سے 3 ماہ کے لیے مکمل طور پہ درآمد پہ پابندی لگ جائے گی، کسی بھی بینک سے LC نہیں کھلے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ لیکن حقیقت ابھی گورنمنٹ اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرے یا نہ کرے، لیکن اس سے پہلے پوری اس وقت کاروباری برادری کے اندر تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے۔ صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ رانا صاحب، ابھی تو آپ لوگ امپورٹ کے اوپر چیخ رہے ہیں، وہ تو آگے 3 مہینوں کے لیے نئی ایک افواہ ہے، حقیقت ہے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی بلال بھائی، میں نے یہ تقریباً 15 دن پہلے آپ ہی کے چینل پہ اس بات کو بڑی تشویش کے ساتھ ظاہر کیا تھا، بتایا تھا سب کو کہ بینکوں نے ہمیں جواب دے دیا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی LC جو ہے نا ہمارے بھی ہاتھ پہ نہ کھلائیں، نہ ہمارے پاس ڈالر ہے، نہ ہم LC کھولیں گے۔ تو اس بات کو سب نے ایسے مذاق میں لیا تھا۔ میں نے کہا تھا اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو اسحاق ڈار صاحب ٹی وی پہ آئیں، پریس کانفرنس کریں، لوگوں کو ان کا کانفیڈنس بحال کریں۔ لیکن اب یہ چیز حقیقت ہے، بالکل بین لگنے پہ جا رہا ہے۔ اگر ہماری امپورٹ کے اوپر بین لگ گیا تو آپ کی ٹیکسٹائل چین ساری رک جائے گی۔ ٹیکسٹائل چین رکنے کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ کتنا سٹاک ہوگا؟ کسی کے پاس 15 دن کا، 20 دن کا، 1 ماہ کا سٹاک ہوگا۔ گورنمنٹ اپنی عیاشیاں چھوڑ نہیں رہی، وہ صوبائی ہے یا قومی ہے۔ ایک پیاز کا ریٹ پتہ کرنے کے لیے آپ کے DC صاحب جا رہے ہیں، 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ خدا ان چیزوں کو، یہ خرچے کم کریں، نہ کہ آپ اس طرح کی چیزیں روک کے جو آپ کی لائف لائن ہے، جس سے آپ کا روزگار چل رہا ہے، جس سے آپ لوگوں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، آپ کا تمام سرمایہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈوب جائے گا۔ لوگ یہاں سے بالکل فیڈ اپ ہو جائیں گے اور باہر جانے کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں پچھلے دن وہ ایک نونہال نوجوان تھا جس نے 29 میڈل میڈیکل میں لیے تھے، اسے انٹرویو کیا گیا تو اس نے کہا جی ہاں جی میں باہر جاؤں گا، مجھے یہاں پہ کوئی حالات نظر نہیں آ رہے۔ تو یہی انڈسٹری کے حالات ہیں، یہ انڈسٹری کے حالات ہیں کہ انویسٹر باہر سے۔ بہت شکریہ محمد بلال ڈوگر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت تعلیمی اداروں کو سہولیات دینے میں ناکام، اکثر سکولز آج بھی 4 دیواری سے محروم ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول 66 جیم بے میں بھی 4 دیواری نہ ہونے سے اساتذہ اور طلبہ غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، حکومت تعلیمی اداروں کو سہولیات دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی بتائیے گا جہانگیر، اسکول میں سہولیات کو کیوں پورا نہیں کیا جا سکتا؟
फैसला आबाद के सरकारी स्कूल्स की बात करें तो आज के दौर में भी हुकूमत इनमें सहूलियात फराहम करने में नाकाम नजर आती है। सानिया पेशावर के बाद बिलखसूस सिक्योरिटी पर फोकस किया गया था और 4 दीवारी मुकम्मल करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद आज भी फैसलाबाद में मुतअद्दिद स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी मुकम्मल नहीं हो सकी। ऐसे ही एक स्कूल में मौजूद हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है ये 66 जिम्बे 3 के नाम से, जहां पर 4 दीवारी नामुकम्मल है, जिसके बायस कोई भी स्कूल में आसानी से आ जा सकता है, जबकि स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं है। ऐसे में यकीनी तौर पर साजा और तलबा जो हैं अब वो गैर महफूज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर सहूलियात में तो बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर है वो भी मुकम्मल नहीं है। और 4 दीवारी इस वक्त अगर हम बात करें तो इस पर जो कॉस्ट आने वाली है वो 40 लाख से जायद मालियत की कॉस्ट है, जो डिमांड की गई है हुकूमत से कि स्कूल की 4 दीवारी के लिए फंड्स फराहम किए जाएं, लेकिन वो फंड्स ना मिलने के बाद पिछले कई साल से स्कूल की यही सूरत हाल है कि वहां पर 4 दीवारी नहीं है तो स्कूल में कोई भी आसानी से आ और जा सकता है। जबकि दीगर सहूलियात में अभी रिसेंटली एक कमरा अपनी मदद आपके तहत बनाया गया, जबकि फर्नीचर नहीं है, इसलिए बच्चे जो हैं वो नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। साजा हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर बताइएगा कि मुतअद्दिद बार फंड मांगे जाते हैं लेकिन हुकूमत हमारे गवर्नमेंट स्कूल पर फोकस नहीं कर रही, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर काफ़ी दफ़ा हमने अपने अफसरान बाला को भी इतला दी है, वो भी आते हैं हमारे स्कूल में, वो भी इतला देते हैं गवर्नमेंट को हमारा वो फंड वगैरह लेने के लिए, तो किसी ने भी 5, 7, 8 साल से तो मैं भी इधर हूँ स्कूल में, तो किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। ये हमारे अफसरान ने बहुत कोशिश की है, गवर्नमेंट ने कोई भी हमारी मदद नहीं की है 4 दीवारी के सिलसिले में भी। और ये जो बच्चे हमारे हैं हम इधर से इकट्ठे करके इनको अंदर बैठाते हैं, कोई हिफाजत नहीं है इनकी, हमारे पास तो कोई हिफाजत नहीं है इनकी। बिल्कुल बच्चों के लिए जो सहूलियात स्कूल में होनी चाहिए वो नहीं है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं, क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन रखा जाता है, विजिट होते हैं, लेकिन जो दीगर सहूलियात है वो यकीनी तौर पर फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं? क्वालिटी एजुकेशन को साजा मेन रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके पास इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं होगा जहां पर अब देख रहे हैं कि बच्चे एक तो जमीन पर बैठे हैं, दूसरा 4 दीवारी ना होने की वजह से बच्चे भी खुद को गैर महफूज समझते हैं और कोई भी आ जा सकता है यहाँ पर आसानी से, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से सूरत हाल ये है कि महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की जानिब से हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो पूछा जाता है कि अगर कोई मिसिंग फैसिलिटी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। तो इस हवाले से ये है कि हम उनको बता देते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 600 रनिंग फीट जो है RFT वो दीवार मिसिंग है। 3 साइड पे इस स्कूल की दीवार बनी हुई है, एक साइड और मुकम्मल और एक साइड जो है वो हाफ, वो मिसिंग फैसिलिटी में आ जाती है। तो अफसरान बाला को हमने जब भी उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन ली है बाज़ औक़ात तो ये है कि एक महीने के वक्फे से भी कई। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फारूक जाहिद साहब। जी फारूक जाहिद साहब बताइएगा स्कूल की 4 दीवारी क्यों नहीं की जा सकी और कोई गार्ड भी मौजूद नहीं है? जी इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि तालीमी इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बाउंड्री वाल जो बड़ा अहम कंपोनेंट होता है सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से भी और यकसुई के साथ लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के हवाले से भी। जहाँ तक स्कूल की 4 दीवारी का ताल्लुक है तो इसमें पार्शली रिक्वायर्ड है हमें तकरीबन 600 रनिंग फुट। तो इसके लिए हमने डिमांड जो है वो अपने ऑफिस को भेजी हुई है। ये डिपेंड करता है फंड्स की अवेलेबिलिटी पर, जैसे जैसे टर्न बाय टर्न फंड आते हैं हमारी जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें बाउंड्री वाल है, एडिशनल क्लासरूम है या अपग्रेडेशन है वो होती रहती है। हमारे सीईओ साहब इस सिलसिले में बड़े मुतहर्रिक और फिक्रमंद रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो डेवलपमेंट की मीटिंग है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए खुसूसन मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से ज्यादा जो फंड्स हैं वो अवेल किए जा सकें। तो इस स्कूल के लिए भी हमने डिमांड भेजी हुई है, पर्टिकुलरली 600 RFT हमें इसकी रिक्वायर्ड है, तकरीबन 33%। बाकी इसकी 4 दीवारी है, जैसे ही फंड्स अवेलेबल होंगे नेक्स्ट बजट में तो इनकी जो इस स्कूल की 4 दीवारी है इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी। यहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड का ताल्लुक है तो प्राइमरी स्कूल में इसमें सिक्योरिटी गार्ड की सीट जो है वो सैंक्शन नहीं है, अगर सैंक्शन होगी तो इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फारूक जाहिद हमारे साथ थे, बता रहे थे फंड्स ताखीर का शिकार हैं, स्कूल के लिए डिमांड भेजी गई है। जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में सस्ता आटा लेकिन गैर मेयारी। शहरियों का कहना है कि फ्लावर मिलों में आटे की क्वालिटी को चेक किया जाएगा, सेहत खराब होने लगी है, सस्ता आटा काला हो जाता है, चक्की का आटा खरीदना मुश्किल हो जाता है। मजीद इस हवाले से खवातीन का क्या कहना है आइए जानते हैं उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा।
इस टाइम टोबा टेक्सिंग में मौजूद हूँ। टोबा टेक्सिंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते आटे के शहर भर में पॉइंट्स रखे गए हैं। जो यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा मिल रहा है, उसके बाद जंग रोड पर मॉडल बाज़ार में, और शहरियों का ये कहना है कि ये आटा जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी वाला दिया जा रहा है, ये गैर मेयारी और मिलावट शुदा आटा है। बच्चे बीमार होने लगे। इसी वाले से अब बात भी कर लेते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। बताइएगा, सस्ता आटा जो पॉइंट से मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सर वो 650 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन गैर मेयारी आटा, वो बच्चे बीमार हो रहे हैं मेरे। छोटे छोटे बच्चे, ये देखो कि आटा वो सही आ ही नहीं रहा। हमारे पैसे देने का क्या मकसद है? लेकिन आटा कहें आवाम को, हुकूमत को कि सही आटा दे, बच्चे बीमार हो रहे हैं मेरे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि आटा हम ला के देते हैं। मजदूर दिहाड़ीदार तबका है, खवातीन मौजूद है, खवातीन ने घर में बनाना होता है आटा, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा बाजी कि आटा आ रहा है, क्या उस आटे में क्या देखा आपने, क्या कहना? भाई आटा तो एक काला, एक बिल्कुल नहीं ठीक। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਧੱਫਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ, ਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗਰੀਬ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। उसामा यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में किसानों के साथ हाथ हो गया। विफाकी हुकूमत बिजली के यूनिट में कमी का वादा भूल गई। किसानों के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई। गंदम, कैनोला समेत दीगर फसलों की काश्त की पैदावारी लागत में इजाफा होने लगा है। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा मुश्किलात के हवाले से। जब बात करें यहाँ पर हुकूमत किसानों के साथ एक और वादा करके पीछे हट गई है। यहाँ पर वादा किया गया था कि फी यूनिट जो बिजली का वो 13 रुपये पर यूनिट होगा, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। ना ही खादों और सीड के हवाले से जो किसानों की बात सुनी गई। मुज़ाकरात में जो जो चीज़ें तय हुई थी, जो जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो पूरे नहीं हो सके। किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ फार्मर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप हमारे ज़िम्मेदारों के मसाइल पे बात करते हैं और आला अवानों तक पहुँचाते हैं। आपके मीडिया की वसालत से यही अर्ज़ करूँगा, वफाकी हुकूमत को यही याद दहानी कराऊँगा कि आपने हमारे साथ वादे तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आपको अभी तक कुर्सी का खेल जो है ना पार्टियों का, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो खुदा के लिए कुर्सी का खेल छोड़ो, आप ज़िम्मेदार और किसान का सोचो। अगर ज़िम्मेदार जो खाम माल पैदा कर रहा है उसका सोचोगे तो मज़दूर भी खुशहाल होगा, मज़दूर को मज़दूरी मिलेगी, और किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारे साथ एक वादा, मैं एक वादे पे सिर्फ बात करूंगा कि हमारे साथ 13 रुपये पर यूनिट का वादा किया हुआ था वफाकी गवर्नमेंट ने, लेकिन आज तक तीसरा माह चल रहा है कि अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी मरकज़ में हुकूमत है, खुदा के लिए ज़िम्मेदार का सोचो और जो वादा किया था उसे बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। चिन्योट के शहरियों को अशिया खुरनोश की खुद हास्ता महंगाई से बचाने के लिए सब्जी मंडी में बनाया गया शिकायत सेल कुछ रोज बाद गैर फाल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को की शिकायत के अंदराज और खुद हास्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी की शिकायत को सुनने की हिदायत जारी की है। बाबर मुनीर हमारे साथ बात मौजूद है, उनसे कर लेते हैं। जी बाबर, बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल जी, सेक्रेटरी मार्केट की संगीन गफलत ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। एक तरफ शदीद महंगाई है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से जो सब्जी मंडी में बनाया गया शिकायत सेल था वो गैर फाल हो गया है, जबकि दूसरी तरफ जो शहरी हैं उन्हें अपनी शिकायत के अंदराज करवाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर उनका कहना है कि फड़ियों के भी अपने अपने रेट हैं और वो शिकायत के अंदराज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिकायत सेल जो है वो मौजूद नहीं है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या शिकायत है? ये गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे शिकायत सेल बना हुआ था, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई किसी किस्म का शिकायत सेल नहीं है। तो ये आवाम मंडी में आते हैं और ये चीज़ें वगैरह लेते हैं, तो उसमें बहुत सी शिकायत हैं। बाज़ औक़ात जो रेट लिस्ट है वो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। महंगाई ने पहले दम तोड़ के रख दिया है गरीब लोगों का, आगे फिर शिकायत लेके जाएं तो किसके पास लेके जाएं। तो बहुत मसाइल हैं और ये मार्केट कमेटी को चाहिए कि दोबारा इसको फ़ाल किया जाए
ताकि अगर फड़ियों का कोई रेट ऊपर और नीचे होते हैं बहुत ताकि शुक्रिया शिकायत बाबर अपडेट करने के लिए। कैंट कमिश्नर पंजाब हुसैन बहादुर का चिन्योट का दौरा, शुगर मिल्स में क्रशिंग का मुआयना किया, किसानों से मुलाकात भी की। आपको बता रहे हैं कैंट कमिश्नर पंजाब हुसैन बहादुर का चिन्योट का दौरा हुआ है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा क्या अमूर ज़ेरे बहस आए हैं? आज ही कैंट कमिश्नर पंजाब हुसैन बहादुर ने आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फारूक रशीद के हमरा किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात की है और क्रशिंग सीजन के हवाले से आजकल जो उनके मसाइल हैं उनको सुना है। इसी बारे में उनसे जानते हैं। सर, आपने पूरे पंजाब की शुगर मिल्स का विजिट भी कर रहे हैं, चिन्योट में भी 3 शुगर मिल्स हैं, हल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की वाज़ेह डायरेक्शंस और सेक्रेटरी फूड की भी हम ने शुरू किए हैं अपने विजिट सारे ज़िलों के। इसमें पहले मैं सरगोदा गया था पिछले हफ्ते, इस दफ़ा कल मैं फैसलाबाद का करके आया हूँ और अब चिन्योट का। और यहाँ पे जो मसले मसाइल नज़र आ रहे थे, इसके बाद आज ग्रोअर्स के साथ जब हम बैठे हैं तो पता चला है कि माशाल्लाह डीसी साहब ने ऑलरेडी इस पे बहुत काम किया हुआ है और ग्रोअर्स उनके साथ जो है बिल्कुल मुफाहमत में। उनको पता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने लोकल लेवल पे कमेटीज़ बना दी हैं। 1-2 इश्यूज़ थे जैसे बताया गया है, लेकिन पता ये चला है कि उस वक्त ग्रोअर्स ने शायद इनसे रब्ता नहीं किया और ख़ुद ही रोड वगैरह ब्लॉक की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने खुद एडमिट किया कि हमारे से गलती हुई है कि हम इनसे मुलाकात नहीं कर सके और अपने मसाइल हल नहीं कर सके। शुगर मिल लेवल पर ही जो काश्तकार। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में क्रशिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में फोकल पर्सन के तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास मुकर्रर। ट्रॉली उलटने जैसे वाकयात की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स के लिए कमेटी काम करेगी। आपको बताते चले, जंग में क्रशिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए खसूसी कमेटी दे दी। कमेटी में फोकल पर्सन के तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास मुकर्रर। ट्रॉली उलटने जैसे वाकयात की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स के लिए कमेटी काम करेगी। फैसलाबाद में बहुत से मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स खराब हैं। डी ग्राउंड शहर का अहम ग्राउंड होने के बावजूद अदम तवज्जो का शिकार है। कहीं नल मौजूद नहीं तो कहीं दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। हम बात कर लेते हैं फसी नकवी से जो डी ग्राउंड में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहरी क्या कहते हैं। जी फसी, शहरियों का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक प्लेस के ऊपर टॉयलेट का जो है वो ख़राब होना इंतज़ामिया के ऊपर एक सवालिया निशान है। इस वक्त भी डी ग्राउंड जो कि शहर का एक अहम और बहुत ही मशहूर ग्राउंड है, यहाँ पर अगर बात की जाए पब्लिक टॉयलेट्स की तो वो काफ़ी अदम तवज्जो का बाइस हैं। नल टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं और जो हाथ धोने वाले बेसिन्स हैं उनका भी अगर बात की जाए तो वो भी दुरुस्त काम नहीं कर रहे। इस वक्त भी हम शहरियों के साथ मौजूद है, आइए से बात करते हैं। जी बताइएगा कि ये पार्क में लोग आते हैं सैर करने की गर्ज से, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसका बहुत बुरा हाल है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जितने बुरे हालात है यहाँ पे, मसलन यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं सुबह सुबह और वहाँ से गुजरते वक्त इतनी स्मेल आती है कि आपको हम बता नहीं सकते। बाज़ औक़ात हम रूट भी चेंज कर लेते हैं अपना, तो बाज़ औक़ात हम ये अंदर से भी जाते हैं, इस साइड से भी जाते हैं, ये सिर्फ वाशरूम की वजह से। और आप बेशक अगर दिखा भी दें वहाँ पे इतनी बुरी हालत है वाशरूम की कि वहाँ पे अगर वाशरूम यूज़ करना हो तो वो यूज़ करने के काबिल ही नहीं है। हम फिर वो घर जाके अपना मामला। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी एक बुनियादी चीज़ है सेहत के हवाले के साथ। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है और दूसरा हमारे मुंतखब जो नुमाइंदी है वो अवाम की वोट के साथ मुंतखब तो हो जाते हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ जो है सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर है। आप देखें जाके, मेरा ख्याल गए होंगे आप, बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है और वाशरूम के अंदर जो है वो वहाँ पे जो है वो इंतज़ाम ही नहीं है, ना पानी का और यहाँ तक के साबुन तक कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहर की जानिब से कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे जो है सैर की गर्ज से आते हैं, ताज़ा हवा लेने की गर्ज से आते हैं और तंदुरुस्त रहने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉयलेट के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शहरी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फसी नकवी अपडेट करने के लिए।
फैसी बता रहे थे फैसलाबाद में बहुत से मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स खराब हैं। डी ग्राउंड शहर का अहम ग्राउंड होने के बावजूद अदम तवज्जो का शिकार हैं। कहीं नल मौजूद नहीं तो कहीं दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। ओवरटैक्सिंग के शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुश्किल हो गया। 6 माह गुजर गए लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ना मिल सका। शहरी धक्के खाने पर मजबूर हो गए। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा मुबशर, शहरी चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। अच्छा बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया है। उन्होंने पुलिस लाइन्स के सामने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है, रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना क्या है, उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। आप बताइएगा आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मामला क्या आपका? सर 6 माह हो गए हैं, लाइसेंस की ट्राई नहीं ले रहे, गाड़ी भी नहीं चलाने देते, बिला वजह चलान कर देते हैं। तो सारे मजदूर तबका है बेचारे, कहाँ है रोज। आप कहाँ से आए हैं? टोबा टैक्सिंग से। कितने दूर से आए हैं? यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। आप बताइएगा आपका क्या मामला? सर हम जंग से आए हैं, हमारा कार्ड इधर का बना हुआ है, रिहाइश उधर है सर हम 6 माह हो गए हैं। कभी कहते हैं साहब की बेगम बीमार है, कभी कहते हैं साहब जंग चला गया है, कभी कहते हैं कैमरे पे तरेल पड़ गई है। सर ये ट्राई नहीं लेते, हमें बोध को बुलवा लेते हैं, फाइल ही ओपन करवा लेते हैं, फिर आके सुबह 9-10 बजे बता देते हैं, हम कहते हैं कैमरे बंद। अच्छा बिल्कुल, इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं शहरी। आप बताइएगा कि क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम अलैकुम जी। सर मैं कमालिए तो आ रहे हैं, हर बहुत ड्यूटी दे रहे हैं, हर बहुत आके मैं थे हमना दफ्तर फाइल ओपन करा जाना जी। मेरे साइन टेस्ट होए 6 महीने हो गए ते आके कैंसिल कर देंगे। हर बहुत ते आके मैं 500,000 मैं ला के जाना। मैं मजदूर बंदा, मैं सिर्फ लाइसेंस ते मगर जलील हो रहा। मेरे साइन टेस्ट होए, मेरी कोई ट्राई नहीं हो रही, कोई जलालत ही सानू दे रहे हैं। कभी साहब नहीं आ रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। सारे वेखो। आप बताएं आपका। मैं चिटियाने से आया हूँ सर, 20 किलोमीटर मेरा सफर है। हम हर हफ्ते आते हुए ये कहते हैं साहब बीमार, साहब की बेगम बीमार। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, दोहरे कत्ल का मुलजिम FIC से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। जुल्फिकार थाना मिलत टाउन के दोहरे कत्ल में डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद था। मुलजिम जुल्फिकार ने चंद माह कबल गिरफ्तारी के दौरान मुजाहमत करके अहलकारों को जख्मी किया था। डिस्ट्रिक्ट जेल में तबीयत खराब होने पर FIC मुंतकिल किया गया। जुडिशल गार्ड का कांस्टेबल नुमान अली मुलजिम की निगरानी पर तैनात था। मुलजिम कांस्टेबल को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी बताइएगा तैयब, मुलजिम फरार हुआ है? जी बिल्कुल, FIC में पुलिस की जेर हिरासत दोहरे कत्ल का मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम जुल्फकार को रवा साल जून में टाना मिलत टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने अहलकारों के साथ शदीद मुजाहमत की थी, जिसकी वजह से SHO मिलत टाउन भी शदीद जख्मी हो गए थे। मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद किया गया था। गुज़िश्ता रात के उसकी तबीयत खराब होने पर उसको इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शिफ्ट किया गया और नुमान अली जुडिशल गार्ड का की निगरानी पर मौजूद था। मुलजिम जुल्फकार दोहरे कत्ल का जो मुलजिम था वो नुमान अली को चकमा देकर हथकड़ी खोलकर फरार होने में कामयाब हो गया। उसके फरार का इल्म होते ही कांस्टेबल नुमान अली भी फरार होने में कामयाब हो गया। रवा साल फैसलाबाद में पुलिस की हिरासत से मुलजिम फरार होने का आज 10वां वाकया पेश आ चुका है। नुमान अली मुलजिम और फरार होने वाले मुलजिम जुल्फकार की गिरफ्तारी के लिए SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद की जानिब से टीम तश्कील दे दी गई है और अफसरान को यह हिदायत की गई है कि लाजमी तौर पर मुलजिम जुल्फकार को भी गिरफ्तार किया जाए और इसकी फरारी में गफलत बरतने वाले जो। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में तंजीमुल इहसान की जानिब से स्पेशल अफराद के वालिदैन को साइन लैंग्वेज सीखने पर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। तकरीब में डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कुलसूम की शिरकत हुई है। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद तज़ीमुल निसान के अंदर साइन लैंग्वेज का कोर्स जो है वो करवाया गया है। पेरेंट्स को ये कोर्स करवाया गया है। वो पेरेंट्स अपने बच्चों की जो है लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाते, अपने स्पेशल बच्चों की लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाते, तो तज़ीमुल निसान की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई जिसके अंदर उनके पेरेंट्स को जो है यहाँ पे साइन लैंग्वेज सिखाई गई और यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेक की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की गई ताकि उनको जो है किया जा सके। वहाँ पर खसूसी शिरकत जो है डॉक्टर कुलसूम ने की, डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस ने। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मैम बताइएगा कि यहाँ पे आपने
आपने विजिट भी किया और पेरेंट्स के अंदर जो है सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्या कहेंगे इस बारे में कि कितनी अच्छी कोशिश थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस कॉलेज का ना सिर्फ विज़िट किया बल्कि मैंने क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत की। मैं बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने, इनके डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने, सुभान साहब ने जो प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ दिस कॉलेज, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट की हुई है, बहुत मेहनत से इदारा चला रहे हैं और ऐसे बच्चों को जो 24 घंटे की अटेंशन जिनको चाहिए होती है, ऐसे बच्चों को यहाँ डिसिप्लिन के साथ डील किया। जिस क्लासरूम में मैं गई बच्चों का डिसिप्लिन देखने वाला था। अगर हम ना बताएं कि ये बच्चे जो हैं एबनॉर्मल हैं, किसी सूरत भी हम असेस नहीं कर पाते। इतने तरीके से, सलीके से, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी, उनका प्रोटोकॉल इतना अच्छा, रिसेप्शन इतनी अच्छी और कैंपस बड़ा नीट इन्होंने रखा हुआ है। मुझे इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये। साथ ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की साइन लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए जो कोर्स रखा गया था, ये किस हद तक बेहतर जो और अच्छा इक़दाम है? ये तो बहुत अच्छा है ना, इससे तो एक सबसे पहला कामयाबी के लिए। मरियम रज़ा अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।